हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डी कॉमर्स क्लासेस के अंदर। मैं अभिषेक भारद्वाज आपकी स्वागत करता हूं हमारी इस कॉमर्स की जर्नी के अंदर। हमने आपको पहला जो वीडियो सेशंस कवर किया उसके अंदर हमने एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करा। आज जो हमारा वीडियो सेकंड है जिसके अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी। और अकाउंटिंग थ्योरी जैसा कि आपको लग रहा है कि थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है, तो पूरा का पूरा थ्योरी बेसिस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये कंसेप्ट बेसिस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में और एग्जाम्स के साथ साथ आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग नॉलेज में ये तरह की या जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसकी थ्योरी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि उससे आपके फंडामेंटल बड़े साउंड होंगे। तो अब हम जो आज बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं आज के हमारे टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे नाम से पता लग रहा है हम यहाँ पे अकाउंटिंग को कंसर्न करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पूरा का पूरा इसका थ्योरी कंसर्न करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो जैसे नाम से पता लग रहा है हम यहाँ पे जो आपको पूरी की पूरी थ्योरी बताएंगे, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं के बहुत से प्रिंसिपल की बात करेंगे, उनकी बहुत सारी एग्जेम्पशन की बात करेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, और उन सारे नियमों और बेसिस प्रिंसिपल से हम हमारी अकाउंटिंग के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बच्चों बने रहो, ये जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है। उम्मीद करेंगे एंड ऑफ द सेशंस आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्लियर हो जाए। तो चलिए, आप सबसे पहले अपनी बुक रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, स्टडी नोट्स की कॉपी रख लिए, और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी अकाउंटिंग डे 2 की जर्नी को। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग हमको बिल्कुल क्लियर है। अब जो बात आ रही है वो बात आ रही है आपके प्रिंसिपल्स की। ये आपके स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट हो रहा है, ऐसा कुछ ना समझे। यहां पे हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सर अगर हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो जो सर हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, कि अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले हमको यह डेफिनेशन समझना जरूरी है कि सर ये प्रिंसिपल क्या होता है। देखो बच्चों, अकाउंटिंग आज के सिनेरियो का नहीं है, अकाउंटिंग का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। तो जब अकाउंटिंग प्रैक्टिकली करी गई तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई, उस समस्याओं का सलूशन किया गया। जितने भी अकाउंटेंट थे, जो सीए थे, जिन्होंने पूरा प्रैक्टिकल वर्क किया, तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और उन प्रॉब्लम्स का उन्होंने सलूशन किया अपने प्रैक्टिस के बेसिस पे। तो जब इन सब की हम स्टडी करते हैं तो इन सबका कंबाइंड अगर हम बात करें तो वो बन जाता है एक प्रिंसिपल। या आप ये कह सकते हैं कि आप जहां भी कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप एक किताब पे जाते हैं और उस किताब को खोलते हैं और आपका सलूशन ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग जो हम करते हैं वहां पे हम फॉलो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड देख सकते हैं प्रिंसिपल के माध्यम से। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि बनाया गया है एक्सपीरियंस के आधार पर। कॉन्टिन्यूसली अकाउंटेंट प्रैक्टिसेस करते थे, उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस के बेसिस के ऊपर कुछ नियम कानून बनाए। उन नियम कानूनों को हम देखेंगे हमारी अकाउंटेंसी में, हमारी अकाउंटिंग में किस तरीके से वो इंप्लीमेंट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल वाला जो कंसेप्ट है, इसके अंदर जो नियम है, जो रूल्स हैं एंड रेगुलेशन है, जो कि रेगुलर प्रैक्टिस के कारण रेगुलर प्रैक्टिसेस के कारण जनरेट हो गए, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्टडी हम इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में करने वाले हैं। राइट है बच्चों, यहां तक आपको समझ में हो गया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो एग्जाम्पशन है, वो प्रैक्टिस के बेसिस पे अकाउंटेंट ने जनरेट किया, और उन्हीं पे हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं आज हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो दो जो टर्म है, एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। इनको समझना बहुत जरूरी है।
तो यहां पे अगर हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो इसे हम फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कह सकते हैं। और वहीं अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करें, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? प्रथा, जो रीति रिवाज होते हैं उनको कन्वेंशन बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम इस पूरी स्लाइड को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को समझना है, जिसको हमने यहां पे मेंशन किया कि इसे हम फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कह सकते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया? जब आप अकाउंटिंग करने बैठे हैं, आप अकाउंटेंट हैं, तो ये जहां हम इस फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बात करेंगे उस समय हमारे दिलो दिमाग में, हमारे बिल्कुल माइंड में ये सेटअप होगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस पहले से करी हुई है और हम ये मानेंगे कि ये जो प्रैक्टिसेस है, जो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पूरे बिजनेस में इंप्लीमेंट होते हैं। तो अगर हम देखें कि फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कितने हैं, तो यहां पे 3 जो हैं वो आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा, बिल्कुल इस पे दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये जो कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है, ये पूरे बिजनेस में फॉलो किए जाते हैं। वहीं अगर अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं हम प्रथा, कि जो अकाउंटिंग करते हुए आ रहे हैं उनके प्रैक्टिसेस के बेसिस पे उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बना दिए, उन स्टैंडर्ड को हम हमारी अकाउंटिंग में फॉलो करेंगे, जिससे कि सारी जो अकाउंटिंग मेथड्स है वो यूनिवर्सल इक्वली रहे। इक्वल होना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, बहुत जरूरी है। और जो प्रथाएं निकली, जो कन्वेंशंस निकला, दीज आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर। ओवर द ईयर का मतलब कंटिन्यूसली जब प्रैक्टिसेस होती गई, अकाउंटिंग मेंटेन की गई, तो उनके बेसिस पे एक रिजल्ट्स निकल के आया और उसी रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर कि भैया ये जो है आप इसको फॉलो करें, अपने दिलो दिमाग में ये बात को बिल्कुल सेट रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां पे अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और अकाउंटिंग कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। तो कभी कभार एग्जामिनर फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में भी आपसे पूछ लेता है, नाम को चेंज करवा के, तो आपको इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके से फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं उसी तरीके से अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितने होते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस की जो, तो हम यहां पे इस सेशंस में इन सभी के बारे में आज आपसे डिस्कशन करेंगे। आपको डेफिनेशन बताई कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होंगे वो यूनिवर्सल रूल्स अडॉप्टेड किए गए हैं। यूनिवर्सली मतलब जो भी रूल्स बने हैं वो सब जगह एक्सेप्टेड है। आपने यहां पे कोई ट्रांजैक्शन में डेबिट कोई चीज देखी तो आप अमेरिका में जाके भी अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो वहां पे भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं, तो वहां पे वो डेबिट ही रहेगा। अगर कोई एक्सपेंसेस आपने शो किया है वो क्रेडिट नहीं हो सकता। तो मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई है वो पूरे के पूरे अकाउंटिंग में अडॉप्टेड है, यूनिवर्सली फॉलोड इन द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। और जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारे बिजनेस में हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस समय हम इन प्रिंसिपल को बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी एंट्रियां करते हैं। तो यहां पे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्लियर आपके सामने किया है। अब बात आती है, जैसा हमने मेंशन किया था, एग्जेम्पशंस जो हैं वो 3 तरीके की एग्जेम्पशंस हैं। इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से आपको देखना है। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है गोइंग कंसर्न। ये जो प्रिंसिपल है, या आप ये कह सकते हैं ये जो आपका एग्जेम्पशन है वो क्या कहता है, इस एग्जेम्पशन के अकॉर्डिंग ये कहता है, यहां पे हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो बिजनेस होता है, मान लो ये बिजनेस है, इस बिजनेस की जो लाइफ है उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब ये बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू। आप ये नहीं बोल सकते कि आज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस
1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, तो ये एग्जेम्पशन ये मानी जाती है, इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसके अंदर ये बात यहां पे रखी गई है। अब यहां पे एक चीज उठती है कि इसी एग्जेम्पशन के कारण, क्योंकि बिजनेस की लाइफ टाइम बहुत बड़ी है, तो बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब इन एक्सपेंडिचर्स को इसी ही एग्जेम्पशन के कारण 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो जाता है आपका रेवेन्यू और एक हो जाता है आपका कैपिटल। ये 2 तरीके के एक्सपेंडिचर्स क्लासिफाइड कर दिए जाते हैं। किस एग्जेम्पशन के थ्रू? गोइंग कंसर्न एग्जेम्पशन के थ्रू। अब सबसे बड़ी बात जाती है, सर रेवेन्यू खर्चा या कैपिटल खर्चा? तो रेवेन्यू खर्चे का मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक छोटे समय का खर्चा। हमने आपको बोला छोटे समय का, क्योंकि लाइफ टाइम बहुत बड़ी है, तो जो खर्चा आपने छोटे समय, यहां पे बोला स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के लिए, अगर आपने वो डिवाइड कर दिया, या आप ये बोल सकते हो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो हमने खर्चे किए हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का मेंशन कर देते हैं। और वहीं अगर लंबे समय के लिए अगर कोई खर्चा किया है तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में डाल देते हैं। तो यहां पे आपने ये दोनों को, एक छोटा खर्चा और एक बड़ा खर्चा, टाइम के बेसिस पे तो किया, क्योंकि बिजनेस का जो टाइम पीरियड होता है वो तो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपका खर्चा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है जिसको आप क्लासिफाइड कर पा रहे हो रेवेन्यू और कैपिटल के कारण, तो उसका रीजन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स या एग्जेम्पशन के कारण। बात यहां पे पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर कि एक्सपेंडिचर का जब क्लासिफिकेशन रेवेन्यू एंड कैपिटल बेसिस पे किया जाता है तो उसके लिए कौन सी एग्जेम्पशंस को कंसर्न किया जाता है? तो आप बोल सकते हैं, एग्जाम्स में राइट डाउन कर सकते हैं आपके आंसर में, कि उसमें हम बात कर सकते हैं गोइंग कंसर्न में। बच्चों यहां पे क्लियर है कि इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलेगा, उसका कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है और बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। यहां पे ये बात गोइंग कंसर्न बोलता है। अब उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया, जैसे आप स्टडी करते हो और आपने एक फिक्स टाइम डिसाइड कर रखा है कि मैं हमेशा 5 PM to 7 PM तक स्टडी करूंगा, और एक कंटिन्यूअसली आप 4-5 महीने और कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल ये फॉलो कर रहे हो, तो सेम टू सेम कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है, हम इसको रफ कर देते हैं। अकाउंटिंग आप मेंटेन करते हो, उसका एक कंसिस्टेंसी फॉलो होनी चाहिए। मतलब क्या? जैसे अगर हम टाइम पीरियड दे दें, ये 2022 है और ये 2023 है, तो जो प्रैक्टिसेस आपने अकाउंटिंग यहां पे मेंटेन की है वो सेम टू सेम अकाउंटिंग यहीं तो आप मेंटेन करोगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने, जो हेड्स आपने यहां पे मेंटेन किया है, जिन खर्चों को आपने डेबिट में मेंशन किया है, वही सेम गुड सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इस साल में भी आपने किया है, इस साल में भी करेंगे और आगे भी करेंगे। ये हमारी अकाउंटेंसी बोलती है, ये हमारा ये एग्जाम्पशन बोलता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एक बार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक बार जो अकाउंटिंग मेथड्स आपने फॉलो कर लिया, वो कंटिन्यूअसली आपको फॉलो करनी है जब तक कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स या कोई अकाउंटिंग बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाए, तब ही आप चेंज करेंगे। अदरवाइज आप कंसिस्ट या पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी बेसिस पे ये काम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे आपको समझ में आया कि हमारी अकाउंटिंग में पूरी की पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सर मान लेते हैं किसी साल हमने ये प्रैक्टिस, कोई भी हमने एक प्रैक्टिस फॉलो करी ए, और वो प्रैक्टिस हम यहां पे नहीं कर पाएंगे, हमको लग रहा है कुछ चेंजेस हमको करना पड़ेगा। तो अब ये चेंजेस क्यों हो सकता है, या क्या रीजंस हो सकते हैं, या कैसे चेंजेस कर सकते हो कि हम सब चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? नंबर 1, अगर जो भी लॉ के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि लॉ कह रहा है कि आपको ये चेंज करना है, लॉ के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड हो जाए, या कभी कभार एएस मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ जाए, सिस्टम को चेंज करना पड़ जाए। या तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आपको लग रहा है कि जो आपने अकाउंट यहां पे मेंटेन किए थे उसका प्रेजेंटेशन,
उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रहा, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा जिससे कि जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर आए, जिससे कि हम एक प्रॉपर रिजल्ट ले सके। उस कंडीशन में, मतलब तीसरी कंडीशन के अंदर, अगर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाने की बात आ रही है तब जाके आप अपने अकाउंटिंग मेथड्स को या जो भी अपने रूल्स प्रैक्टिसेस फॉलो किया उसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चेंजेस हो सकता है जब आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को नेक्स्ट ईयर में जाके चेंज कर रहे हो। ये एग्जाम्पशंस कहती है। ठीक है बच्चों, पहला हमने बोला गोइंग कंसर्न, मतलब कंटिन्यूअसली बिजनेस चलेगा। दूसरा था हमारी कंसिस्टेंसी। यहां पे कंसिस्टेंसी में हमने बताया कि आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली एक ही फॉर्म में चलेगा, एक ही मेथड्स को फॉलो करेगा जो आपने पहले ऑप्ट किया है। चेंज कर सकते हो, जिसके ये 3 रीजंस हमने डिस्कशन किया। अब आगे बात करते हैं कि इस ही एग्जेम्पशंस के कारण हमारा जो मेथड है, जो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो जो हमको फॉलो करना पड़ रहा है, या हम फॉलो जो करते हैं वो किसके कारण करते हैं? इसी एग्जेम्पशन के कारण। तो एग्जाम में अगर आपसे बोले कौन डेप्रिसिएशन का जो मेथड्स है, 2 तरीके के बेसिकली आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, SLM एंड WDV। तो ये मेथड जो फॉलो हो रहा है उसमें लिए कंसिस्टेंसी फॉलो। एक बार आपने SLM फॉलो कर लिया, अभी आप समझ लीजिए केवल SLM, तो आपको यहां पे भी SLM ही फॉलो करना होगा। तो किस मेथड के कारण? कंसिस्टेंसी के कारण। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है या एक्रूअल एग्जेम्पशन क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट है वो क्या कहता है, जरा इसको समझिए। एग्जांपल के तौर पर ये आपका बिजनेस है, इसका एक टाइम पीरियड है 1 जनवरी को। मान लेते हैं आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कोई एक ट्रांजैक्शन आपने 1 जुलाई को किया। इस 1 जुलाई को आपने कोई गुड्स परचेज कर लिए। मान लेते हैं आपने अपनी एक जर्नल बुक मेंटेन कर रखी है, हम इसका डिस्कशन कर चुके थे। अब इस 1 जुलाई को जो आपने गुड्स परचेज किया वो आपने उधार बेसिस पे किया, मतलब कि क्रेडिट बेसिस पे किया। उधार के बेसिस पे आपने ट्रांजैक्शंस किया। और जुलाई का जो आपने इस जुलाई पे जो ट्रांजैक्शन किया उसका जो आपने पेमेंट किया वो मान लेते हैं 1 सितंबर को किया। 1 सितंबर को आपने उसका पेमेंट कर दिया। अब यहां पे हमको जो इस बुक में एंट्री करनी है वो कौन सी डेट की करनी है, या हमको वो ट्रांजैक्शन कब मेंशन करना है। क्वेश्चनिंग यहां पे ये है कि 1 जुलाई को जब हमने उधार में कोई गुड्स परचेज किया तब हम एंट्री करें, या फिर जब हम पेमेंट करेंगे तब एंट्री करेंगे। ये एक्रूअल कंसेप्ट कह रहा है कि आप बताइए कि कब एंट्री करेंगे। तो बच्चों याद रखना, जब भी आपका ट्रांजैक्शन आ जाता है बिजनेस में, चाहे वो उधार के बेसिस पे ही क्यों ना हो, उसी ही टाइम पर आपको ये एंट्री पास कर देनी है। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये जो 1 जुलाई पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे से इसका सेटलमेंट कौन सी भी डेट पे हो। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो एग्जिस्ट होते से ही इस बुक में आपको मेंशन कर देना है, चाहे उसका सेटलमेंट कभी भी हो। सेटलमेंट में होगा उस समय भी हम एंट्री करेंगे, लेकिन यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अभी तो हमारा उधार है, हम जब पैसा आएगा तब एंट्री करेंगे। नहीं होगा, जब जिस दिन आपने ट्रांजैक्शंस आपकी बुक में आ गया है, आपने वो ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट कर दिया है, उसी समय आप इस बुक के अंदर आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। ये कौन कहता है? आपका एक्रूअल एग्जेम्पशन ये बात कह रही है। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांजैक्शन जब भी आएगा उसी समय आपको मेंशन करना है, चाहे वो सेटलमेंट कभी भी हो जाए। तो यहां पे हमने इन तीनों टॉपिक को डिस्कशन कर लिया है। गोइंग कंसर्न बच्चों क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ गया, एक्रूअल आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट बेसिस पे हमने आपको बता दिया है, हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे एज सून एज। राइट है बच्चों। अब आपको करना क्या है, आपकी बुक लीजिए, उस बुक में से ये तीनों पॉइंटों को आप रीड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।